किसान भाइयों सुप्रभात। मैं हूं गीतांजलि। आप सभी दर्शकों का आपके मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। उगते सूरज और चलती ठंडी हवा के साथ आज के कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई तकनीकों के बारे में जानकारियां। तो चलिए शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं खास झलकियों पर। पालक की खेती करके किसान कमा सकते हैं अधिक मुनाफा। वनराजा मुर्गी है किसानों के लिए अच्छी आय का जरिया। पालक की बाजार में मांग हरी सब्जी के लिए वर्ष भर रहती है और बाजार में अच्छी कीमत भी इसकी मिलती है। किसान भाइयों, आप भी अपने खेत के एक छोटे से क्षेत्रफल में या अन्य फसलों के साथ अंतः फसल के रूप में इसकी खेती करके स्वयं भी इसका उपयोग कर सकते हैं और इसे बेचकर अच्छी आमदनी भी कर सकते हैं। तो आइए पालक की खेती पर विस्तार से जानते हैं कार्यक्रम के आज के इस विशेष अंश में। पालक पनीर उत्तर भारत की बेहद लोकप्रिय सब्जी है, जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। साथ ही शाम के समय या सप्ताह में पालक की कढ़ी का कोई जवाब नहीं। इसके अलावा पालक के पकौड़े झटपट बनने वाली बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है, जो किसी भी मेहमान के आने पर तो अक्सर बनाई ही जाती है। पालक न सिर्फ स्वादिष्ट बल्कि पौष्टिक भी होता है। इसे हम अलग अलग सब्जियों के साथ बना सकते हैं। तो आइए आज जानते हैं इसकी खेती किस प्रकार से की जाती है। पत्ती वाली सब्जियों में पालक एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पालक आयरन से भरपूर होती है। ये एक ऐसी फसल है जो कम समय और कम लागत में अच्छा मुनाफा देती है। पालक की एक बार बुआई करने के बाद उसकी 5 से 6 बार कटाई की जाती है। इसकी फसल में कीटों व बीमारियों का प्रकोप कम पाया जाता है। पालक की फसल पूरे साल ली जाती है। इसके लिए अलग अलग महीनों में इसकी बुआई करनी पड़ती है। पालक की सफलतापूर्वक खेती के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। ठंड में पालक की पत्तियों की बढ़वार अधिक होती है, जबकि तापमान अधिक होने पर इसकी बढ़वार कम होती है। परंतु पालक की खेती मध्यम जलवायु में वर्ष भर की जा सकती है। पालक उगाने के लिए समतल भूमि का चुनाव करना चाहिए। जिस जगह का चुनाव करें वहां पानी के निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। जीवांश युक्त बलुई या दोमट भूमि में फसल की बढ़वार अच्छी होती है। ध्यान रहे कि पालक की खेती के लिए भूमि का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। भूमि की तैयारी के लिए पलेवा करके जब खेत जुताई योग्य हो जाए तब मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई करनी चाहिए। इसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर भूमि को भुरभुरा बना लेना चाहिए। साथ ही पाटा चलाकर भूमि को समतल कर लेवें। खरपतवारों के डंठल और अन्य अवांछित वस्तुओं को निकाल दें। पालक की खेती से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए क्षेत्र विशेष की जलवायु व भूमि के अनुसार किस्मों का चयन करना भी आवश्यक है। इसमें ऑल ग्रीन, पूसा पालक, पूसा हरित, पूसा ज्योति, जोबनेर ग्रीन, बैनर्जी जाइंट, हिसार सिलेक्शन 23, पालक नंबर 5116, लाग स्टैंडिंग, पूसा भारती इत्यादि पालक की अधिक उपज देने वाली किस्में हैं। इसकी खेती के लिए 25 से 30 टन गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर डालें। साथ ही 1 क्विंटल नीम की खली को बुआई से पहले खेत में बिखेरकर हल से जुताई करके अच्छी तरह से मिला दें। यदि रासायनिक खादों का प्रयोग करें तो 220 किलो यूरिया, 372 किलोग्राम एसएसपी और 70 किलोग्राम एमओपी का उपयोग पालक की फसल में करें। पोटास की पूरी मात्रा तथा यूरिया की 44 किलो मात्रा को भी खेत की अंतिम जुताई के समय खेत में ओर कर देवें।
तथा यूरिया की शेष 176 किलोग्राम मात्रा को 4 बराबर भागों में बांटकर पालक की प्रत्येक कटाई के बाद खरीफ फसल में बुड़काव करके देना चाहिए। ये भी ध्यान देना आवश्यक है कि उर्वरकों के छिड़काव के बाद सिंचाई अवश्य करनी चाहिए, जिससे पौधों की जड़ों द्वारा पोषक तत्वों को सुगमता से ग्रहण कर लिया जाए और पालक की फसल दूसरी कटाई के लिए जल्दी तैयार हो सके। पालक का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए विश्वसनीय दुकान से ही पालक के बीज प्राप्त करने चाहिए। 1 हेक्टेयर में 25 से 30 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। किसान भाइयों, पालक की पंक्तियों में बुआई करें। पंक्तियों और पौधों की आपस में दूरी क्रमशः 20 से 25 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। पालक के बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। इससे अधिक गहरी बुआई न करें और बुआई के तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई कर दें। पालक को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः समय समय पर सिंचाई करते रहें। यदि पालक की फसल में कुछ खरपतवार उग आए हों तो उन्हें जड़ से उखाड़ देना चाहिए। यदि पौधे कम उगे हों तो उस अवस्था में खुरपी कुदाल के जरिए गुड़ाई करने से फसल की बढ़वार अच्छी होती है। साधारणतया पालक की फसल पर कीटों का प्रभाव नहीं होता है, परंतु फसल पर पत्ती खाने वाले कैटरपिलर का प्रकोप देखा जाता है। इसके नियंत्रण के लिए नीम के काढ़े का घोल बनाकर हर 15 से 20 दिन में छिड़काव करते रहना चाहिए। बुआई के 3 से 4 सप्ताह बाद पालक पहली बार कटाई के लिए तैयार हो जाता है। पत्तियां जब पूरी तरह से विकसित हो जाएं, लेकिन हरी, कोमल और रसीली अवस्था में हों, तो जमीन की सतह से 5 से 6 सेंटीमीटर ऊपर से ही पौधों को चाकू या हंसिया से काट लेते हैं। इसके बाद अगली कटाई हर 15 से 20 दिन बाद करते हैं। इस प्रकार से पालक की एक फसल से लगभग 5 से 6 बार कटाई की जाती है। कटाई के बाद फसल में हल्की सिंचाई कर देते हैं। इससे पौधों की बढ़वार अच्छी होती है और इस प्रकार इसकी खेती से प्रति हेक्टेयर औसत उपज 170 से 250 क्विंटल तक प्राप्त कर सकते हैं। आज के परिवेश में प्रदेश में अंडे और मांस की मांग काफी तेजी से बढ़ रही है। इसको देखते हुए प्रदेश युवाओं का रुझान भी मुर्गी पालन की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें मुर्गियों में एक उन्नत नस्ल है वनराजा, जिसे किसान कम खर्च में इसका पालन करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। बस इसमें जरूरत होती है इसकी ठीक तरह से देखरेख और प्रबंधन की, जिस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार। बात करेंगे वनराजा मुर्गी के बारे में। हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये वनराजा प्रजाति की मुर्गी है। ये क्रॉस ब्रीड है, संकर नस्ल की मुर्गी है, जिसको ब्रॉयलर और देसी मुर्गी को क्रॉस करके बनाया गया है। मुर्गी की वनराजा नस्ल के बारे में बताएंगे। इसका पालन किसान छोटे से बड़े स्तर पर भी कर सकते हैं। इस मुर्गी की अंडा उत्पादन क्षमता अधिक होती है, तो जो किसान इस मुर्गी का पालन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रखें, आइए जानते हैं। लेकिन ये दोनों के बीच का है, जिसको हम लोग बोलते हैं संकर नस्ल की मुर्गियाँ, और इसको हम लोग बैकयार्ड पोल्ट्री सिस्टम के लिए रिकमेंड करते हैं। बैकयार्ड पोल्ट्री सिस्टम का मतलब कि जो किसान 8, 10 या 50 मुर्गी घर में रखना चाहते हैं बहुत कम खर्चे पर, उनके लिए ये नस्ल विकसित किया गया है हैदराबाद के द्वारा। इसकी खासियत यह है कि ये करीब 5 महीने के बाद अंडा देना स्टार्ट करेगी और ये वर्ष में करीब 150 अंडा देगी। इनका अंडा का साइज काफ़ी बड़ा होता है और कलर रंगीन है, जिसके वजह से ये देसी अंडे के जैसा दिखता है और इसका काफ़ी बढ़िया पैसा मिलता है बाज़ार में। जो मुर्गी हैं उनका भी वज़न करीब 3 से 3.5 किलो तक हो जाता है। और जब भी मुर्गी ये अंडा उत्पादन बंद करेगी तब भी इसको हम मार्केट में मांस के लिए बेच सकते हैं, या अगर जो मांस के लिए वनराजा का जो पालन करना चाहते हैं वो भी इनको करीब 3 से 3.5 महीने के बाद इनको बेच सकते हैं। इससे इसका मार्केट में, चूँकि ये मुर्गी रंगीन है तो ये देसी जैसा बिकता है और इसका रेट ब्रॉयलर मुर्गी से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलता है। जैसे कि हम लोग जब भी वनराजा का पालन शुरू करेंगे तो शुरू का 6 सप्ताह हम इसको घर में रखेंगे और इसको दाना देते रहेंगे, जो रिकमेंडेड डोज है दाने का
वो देते रहेंगे। जो भी टीकाकरण करना है, जैसे पहले दिन पे मेरेक्स का टीका करते हैं, फिर गंबोरों का छठे दिन में करते हैं, रानीखेत का फिर पहले सप्ताह में ही करते हैं। तो ये हम लोग टीकाकरण करते रहेंगे। 6 सप्ताह तक इसको घर में रखेंगे। 6 सप्ताह के बाद इसको हम लोग घर में आसपास जो भी जगह है खेतों में उसको हम भेज सकते हैं। लेकिन उसमें ध्यान ये रखना है कि सुबह ये मुर्गी रात में घर के अंदर ही रहे, दिन में सिर्फ चरने के लिए बाहर जाएगी। और सुबह में इसको जब भी हम लोग चरने के लिए बाहर खोलेंगे तो उसमें थोड़ा सा घर में जो दाना है उसको दे करके पानी पिलवा करके उसके बाद उसको हम बाहर छोड़ेंगे। ये पूरा दिन घर के बाहर में आसपास अपना दाना चुगते रहेगी और फिर शाम में घर में वापस आ जाएगी। घर में रखने के लिए एक मिनिमम व्यवस्था करके रखना होगा ताकि रात में उसको शेल्टर मिल सके। मुर्गी पालक भाई इस व्यवसाय से जुड़े हैं। उनको इसके आहार एवं आवास पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अभी ठंड का मौसम चल रहा है। इस मौसम में मुर्गियों की अधिक देखरेख की आवश्यकता होती है। तो कैसे करें इनके आहार एवं आवास की व्यवस्था, आइए जानते हैं। वनराजा को अगर जाड़े के मौसम में आप अगर शुरू करते हैं पालन, तो इन पे थोड़ा सा रख रखाव पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसको हम लोग ब्रूडिंग मैनेजमेंट बोलते हैं। शुरू के करीब 7 से 10 दिन, ये काफ़ी चूँकि नाजुक समय होता है और इस समय अगर व्यवस्था में कमी रहेगी तो काफ़ी चूजे मर जाएंगे, मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई हो जाएगा। तो उसके लिए ब्रूडिंग मैनेजमेंट अच्छा रखना पड़ेगा। जिस दिन हम लोग ये चूजा लाते हैं उस दिन नीचे में अगर डीप लिटर सिस्टम में आप रखना चाहते हैं तो नीचे कुन्नी लगा के ऊपर जूट का बोरा लगाएं और ऊपर से न्यूज़पेपर लगा करके चिक गार्ड लगा दें। बल्ब की व्यवस्था रखें 200 वाट का हीटिंग के लिए, या फिर अगर ज़्यादा ठंड है तो आप हीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको हम फीडिंग कराते हैं। पहले 2 दिन हम लोग कोशिश करते हैं कि सिर्फ मकई का दर्रा, जिसको हम लोग छाल के निकाल ले अलग, सिर्फ वही देते हैं। इससे इनका जो म्यूकोनियम है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफ़ी क्लियर हो जाता है। तीसरे दिन से इनको हम लोग स्टार्टर फीड देना शुरू करते हैं। पीने का पानी इनको बिल्कुल साफ और 24 आवर हम लोग पीने का पानी की व्यवस्था करके रखते हैं। क्योंकि ये पीने का पानी एक इन्फेक्शन का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है संक्रमण का, इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि इनको 24 घंटे साफ पानी पीने के लिए उपलब्ध कराएं। अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो ग्लूकोज या किसी भी तरीके का डेक्सट्रोज का इस्तेमाल पानी में डाल के कर सकते हैं। इससे मोर्टेलिटी रेट काफ़ी कमता है। इनको ब्रूडिंग के दौरान एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। लाइट अगर आपका ऊपर से जल रहा है, बल्ब जल रहा है, तो हम लोग कैसे जज करें कि लाइट जो है पर्याप्त है या नहीं है। अगर बल्ब के नीचे में आपके चूजे जमा हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं लाइट के पास, तो हम लोग समझेंगे कि इनको हीट का कमी है और उसमें वैसे स्थिति में हम लोग और भी लाइट का व्यवस्था कराएंगे, हीटर का व्यवस्था कराएंगे। अगर वो बल्ब से या लाइट के जो स्रोत है उससे दूर भाग रहे हैं तो हीटिंग ज़्यादा हो रहा है, वैसे स्थिति में हम लोग जो बल्ब है उसको ऊंचा कर देंगे या उनका संख्या को कम कर देंगे। और इस तरह से पूरे जो शेड में आपका यूनिफॉर्मली चारों तरफ से चूजे फैले हुए होने चाहिए। टेम्परेचर कम या अगर ज़्यादा है तो उसको आप अपने तरीके से नियंत्रित करें। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने राज्य में सरसों की खेती व्यापक क्षेत्रफल पर की जाती है और जिन किसानों ने सरसों की फसल देर से उगाई है उनकी फसल इस समय पुष्पन अवस्था पर है और इस अवस्था पर फसल में माहू कीट और सफेद रतुआ रोग का अधिक प्रकोप होता है, जिसका समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले समय में भारी नुकसान हो सकता है। तो किसान भाइयों, सरसों की फसल में किस प्रकार से करें कीट और रोग का नियंत्रण, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं जिला सीकर के कृषि पर्यवेक्षक महेश रावत। राजस्थान सरसों के उत्पादन और क्षेत्र के अंदर भारत के अंदर अग्रणी राज्य है। जैसा कि अपन देख रहे हैं इस समय सरसों के अंदर फूल आ चुके हैं और फली का निर्माण हो रहा है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो कई कीटों का सरसों के अंदर अटैक होएगा, उनसे इसका उत्पादन काफ़ी प्रभावित होता है। अभी आप देखेंगे जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो एफिड, मोइला आदि का इसके अंदर काफ़ी संख्या के अंदर अटैक होएगा। तो एक एफिड क्या करता है, जो फूल है उसका मतलब रस चूसता है, फूल के साथ साथ में पत्तियों का रस चूस के पौधे को काफ़ी कमज़ोर कर देता है। इससे जो फली के अंदर दाना बनता है वो मतलब उसकी साइज कम रहती है, कमज़ोर बनता है और उत्पादन के ऊपर इसका काफ़ी नुकसान रहता है। अब आइए जानते हैं कि किसान भाई अपनी सरसों की फसल में चेपा या माहू कीट को कौन कौन से लक्षणों के आधार पर पहचाने, जो इस प्रकार से।
माहू या चेपा कीट हल्के हरे पीले रंग का 1 से 1.5 मिलीमीटर लंबा होता है। इसके प्रौढ़ एवं शिशु पत्तियों के निचली सतह और फूलों की टहनी पर समूह में पाए जाते हैं। ये प्रौढ़ व शिशु पौधों के विभिन्न भागों से रस चूसकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। लगातार प्रकोप रहने पर पौधों के विभिन्न भाग चिपचिपे हो जाते हैं, जिन पर काला कवक लग जाता है। परिणाम स्वरूप पौधों की भोजन बनाने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे पैदावार में कमी हो जाती है। कीटग्रस्त पौधों की वृद्धि रुक जाती है, जिसके कारण कभी कभी तो फलियां भी नहीं लगती, और यदि लगती हैं तो उनमें दाने पिचके एवं छोटे हो जाते हैं। किसान भाई समय रहते सरसों की फसल में कीट के नियंत्रण के लिए अपने स्तर पर कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस हेतु उचित सुझाव दे रहे हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए आप मतलब डाइमिथ्योट 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, या फिर मालाथियान 50 EC 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से 450 लीटर पानी अपने को लेना है और 1 हेक्टेयर के अंदर इसका अपने को स्प्रे करवाना है। इससे बचा के अपने सरसों का भारी उत्पादन, अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और बढ़िया पैदावार किसान को दी जा सकती है। जैसे जैसे फली अपने अभी इस समय फूल आ रहे हैं, इसके अंदर फली का निर्माण धीरे धीरे चालू हो गया है। पकने से लगभग 1 सवा महीने पहले इसके अंदर एक प्रमुख रोग आता है सफ़ेद रोड़ी, जिसको अपन वाइट रस्ट बोलते हैं। उसके अंदर पत्तों के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद आपका पाउडर आ जाएगा और आपकी पत्तियां उसके अंदर गिरने लगेंगी। साथ ही साथ में जहाँ फली का निर्माण होना चाहिए वहाँ फली का निर्माण तरीके से नहीं होता। इस प्रकार पौधे का, इसका जो सरसों का उत्पादन है उस रोग सफ़ेद रोड़ी से काफ़ी प्रभावित होता है। किसान भाइयों को अगर इसका अपने को कंट्रोल करना है तो उस स्प्रे करवाना है अपने को रेडोमिल 2 ग्राम पर लीटर वाटर 450 लीटर पानी का घोल तैयार करके यदि अपने इसका स्प्रे करवा देते हैं इस रेडोमिल का, तो अपने को अच्छी पैदावार मिल सकती है। साथ ही साथ तेल की मात्रा दाने के अंदर बढ़ जाती है। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मारवाड़, जिला पाली के कृषक प्रहलाद सिंह ने। आप नेपियर घास की खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं तो प्रहलाद सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, अपने पास में पशु काफ़ी संख्या में है और पशुओं को है जो हरा चारा मिलना बहुत ही ज़रूरी होता है। बरसात में पशुओं को हरा चारा आसानी से मिल जाता है, लेकिन बरसात के सीज़न निकलने के बाद में सर्दियों में और सर्दियों के बाद गर्मियों में पशुओं के लिए चारे, हरे चारे की विशेष तौर पर कमी होती है। उस कमी को पूरा करने के लिए हमें इस प्रकार की फसल को लगाना चाहिए जिससे हमें है जो साल भर तक हरा चारा मिलता रहे। पशुपालकों के सामने एक मुख्य समस्या पशुओं के लिए वर्ष भर हरे चारे की होती है और इस समस्या का सबसे अच्छा विकल्प के रूप में नेपियर घास है। इसकी एक बार बुआई करके 5 साल तक उत्पादन ले सकते हैं। सामान्य चारे के मुकाबले इसमें आधी लागत आती है और उत्पादन दुगना मिलता है। ये पशुओं के लिए ज्यादा पौष्टिक भी होता है। खास बात यह है कि ये अपने प्रदेश के लिए पूरी तरह से अनुकूल है। इस तरह का चारा लगा है जिससे अपन को है जो बहुवर्षीय चारा है, आपके नेपियर ग्रास है जिसे आमतौर पर हाथी घास कहते हैं। इसको अगर अपन एक बार लगाते हैं तो किसान को है जो लगातार है जो चारे की उपलब्धता मिलती रहती है। नेपियर घास लगाने से पूर्व किसानों को इसकी उन्नत किस्मों की जानकारी होना बेहद जरूरी है, जो कि इस प्रकार है। पूसा ज्वाइंट, पूसा नेपियर घास 2, संकर नेपियर घास BNH 10, गो 5, फूले जयंत BNH 233 इत्यादि। इन्हें लगाकर किसान अधिक हरा चारा पा सकते हैं। लगाने के लिए सबसे पहले अपन को ये करना चाहिए, खेत को बढ़िया तैयार कर दे, खेत में डिस्प्लो लगा दे। डिस्प्लो लगाने के बाद में इसमें कल्टी और हेरो लगा के खेत को बढ़िया तैयार कर दे, क्योंकि जहां आप नेपियर घास लगा रहे हैं वहाँ पर कम से कम 5 से 7 साल तक लगातार आपको हरा चारा मिलता रहेगा।
इसलिए है जो खेत की बढ़िया जुताई करें, बढ़िया जुताई करने के बाद उसको अच्छा सा तैयार कर दे। तैयार करने के बाद में उसमें फिर है जो आप नेपियर ग्रास के ऑफशूट्स या नेपियर ग्रास की जो जड़ें हैं या तना उसको लगाते हैं। हरे चारे के उत्पादन में पोषक तत्वों का अहम योगदान होता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 200 टन गोबर की सड़ी खाद और नाइट्रोजन के लिए 60 किलो यूरिया, 75 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 30 किलो तक पोटाश की जरूरत होती है, जिसमें गोबर की खाद एवं फास्फोरस और पोटाश को बुआई के समय खेत में मिला देते हैं। यूरिया को कई बार फसल की कटाई के बाद सिंचाई उपरांत खड़ी फसल में प्रयोग करते हैं। किसान भाई उसको लगाने के लिए जो तने के टुकड़े चाहिए या जड़ के जो टुकड़े चाहिए वो बीघे में लगभग है जो 2 से 2,500 टुकड़े अपन को लगाने के लिए चाहिए। आइए जानते हैं नेपियर घास लगाने की सही विधि और दूरी के बारे में, जो कि इस प्रकार है। लगाने के लिए है लाइन से लाइन की दूरी आप 3 फीट रखें और पौधे से पौधे की 2 फीट। लगाने के लिए यह है कि आपको जो नेपियर ग्रास है इसके ऑफशूट आपको कृषि विज्ञान केंद्र मिल जाएंगे। इसको है जो 3 बाई 2 पे अपन लगाते हैं। हाथी घास या नेपियर ग्रास जो है उसको लगाने का जो सही टाइम है वो आपके फरवरी और मार्च में अगर जब अपन इसको लगाते हैं तो लगाते ही इसकी है जो फुटान शुरू हो जाती है। तो में है जो अपन 10 से 12 दिन के अंतराल में पानी देते रहते हैं। गर्मियों में इसकी बढ़वार बहुत ही बढ़िया होगी। इसके बाद बरसात में आपको पहली जो कटिंग है वो आपको है जो लगभग 60 से 70 दिन में मिलेगी। उसके बाद की जो दूसरी कटिंग है वो आपको 40 से 45 दिन में कटिंग मिलती रहेगी। जब भी आप इस चारा लगा रहे हैं तो लगाने के बाद में इसमें पानी, विशेष तौर पर पानी और खाद का ध्यान रखें। पानी है जो इसको समय पर पानी दें तथा खाद है जो देसी खाद के रूप में इसको खाद देंगे तो आपके बढ़वार बहुत अच्छी होगी और चारा भी आपको है जो 40 दिन में है जो कटिंग मिलती रहेगी। नेपियर घास उगाने से किसानों को होने वाले फायदे हैं जो कि इस प्रकार से हैं। कम पानी में तेजी से बढ़वार, चारे की गुणवत्ता अच्छी, हरे चारे का अधिक उत्पादन, कीट और रोगों का प्रकोप नहीं होता तथा पशुओं के लिए वर्ष भर हरा चारा मिलता रहता है। बूटे से एक कटिंग से जो चारा होता है दूसरी या तीसरी कटिंग में लगभग है जो 20 से 30 किलो आपको एक बूटे से आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप आधे बीघे में भी लगाए तो आपको है जो हर दिन है जो आपको कम से कम है जो 2 से 3 कुंटल चारा है जो किसानों को प्राप्त हो जाता है। आइए अब एक नजर डालते हैं प्रदेश के कुछ मुख्य कृषि जिन्सों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। केले की सफल खेती के लिए किसानों को जरूरी सुझाव। दुधारू पशुओं को मुंह पका और खुर पका बीमारी से बचाने के उपाय।